हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा नियम है F बराबर dp/dt और तीसरा नियम है एक्शन एंड रिएक्शन। तो पहला नियम क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका स्टेट जो होगा, अगर ये मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो मोशन करता रहेगा, और अगर रुका हुआ है तो ये रुका रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स कार्य न करे। ठीक है, तो जैसे इस एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगेगा F, तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है? इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है F इज इक्वल टू, यानी जो आपने फोर्स लगाया है वो होगा बराबर dp/dt के, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। F इज इक्वल टू dp/dt। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये है कि सपोज आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया F, तो ये ऑब्जेक्ट आपके ऊपर भी फोर्स लगाएगा इक्वल एंड अपोजिट, राइट। तो इसका मतलब है F12 किसी ऑब्जेक्ट 1 पे 2 के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो बराबर होगा माइनस F2 1 के। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, और ये हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया। तो 3 नियम दिए थे न्यूटन ने, तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में हमारे पास है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless acted upon by an external अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब यही है कि अगर कोई वस्तु है रुकी हुई तो रुकी रहेगी, कांस्टेंट मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न कार्य करे। दूसरा नियम क्या है? सेकेंड लॉ वही F बराबर dp/dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज proportional to the impressed force and takes place in the direction of द अप्लाइड फोर्स। यानी एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया ऑब्जेक्ट पे वो कितने के बराबर होगा? ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव। सो F इज इक्वल टू dp/dt। तीसरा नियम क्या है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास F12 है। तो सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर फोर्स लगाया, किसी ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर ऑब्जेक्ट 2 के द्वारा फोर्स लगा F12, तो ऑब्जेक्ट 2 1 को ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? माइनस F21। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन का तृतीय नियम। फर्स्ट लॉ इज स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ। सो सेकेंड लॉ क्या है? F बराबर dp/dt। इसका जो आपका, क्योंकि फर्स्ट लॉ जो है वो इसका स्पेशल केस है, इसको हम देख लेते हैं। सो हमारे पास है F बराबर dp/dt, राइट, सेकेंड लॉ से। तो आपको पता है P बराबर होता है mv, लीनियर मोमेंटम। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। सो दिस इज m dv/dt। इफ m कांस्टेंट, अगर मास टाइम के साथ चेंज ना हो तो F बराबर क्या हो जाएगा? m बाहर आ जाएगा, राइट। तभी अगर मास चेंज होगा टाइम के साथ तो डिफ्रेंसिएशन होगा, लेकिन हम मान के चलें कि अगर मास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो m हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dv/dt। और ये dv/dt क्या होता है? ये होता है आपका एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सो F बराबर आ गया m, राइट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर a जीरो यानी एक्सीलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो होगा, और अगर फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। ठीक है, फोर्स जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो, सॉरी, एक्सीलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का जीरो है तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। यही आपका प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या बोलता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेट
उसका वही रहेगा जब तक कि वो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करेगा। अब न्यूटन्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इनके क्या है, बाउंड्रीज है, कहाँ कहाँ पे लागू होगा, कब नहीं लागू होगा। तो इनमें लिमिटेशन क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के? फर्स्ट लॉ इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। पहला जो नियम है न्यूटन का वो केवल और केवल किस फ्रेम में वैलिड होता है? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। दूसरा, F बराबर ma डज नॉट होल्ड गुड इफ m इज नॉट कांस्टेंट। तो यहीं से देख सकते हैं हम लोग जो अभी प्रूफ किए थे F बराबर ma, अगर m कांस्टेंट नहीं है तो आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते हो, जब बाहर नहीं निकाल सकते तो इतना नहीं लिख सकते हो, और जब इतना नहीं लिख सकते तो F बराबर ma भी नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि जो F बराबर ma है, न्यूटन सेकेंड लॉ का दूसरा फॉर्म, वो केवल और केवल वैलिड होगा जब मास कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं है। लेकिन हमें पता है कि कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पे मास टाइम के साथ चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, ए फॉलिंग रेन ड्रॉप, अगर कोई बारिश की बूंद जो होती है उसका मास क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ए रॉकेट, रॉकेट का भी मास डिक्रीज होता है क्योंकि उसका फ्यूल जो होता है वो बर्न होता है टाइम के साथ, और फ्यूल बर्न होता है तभी वो ऊपर जाता है। फिर तीसरा एग्जाम्पल है ए पार्टिकल विद रिलेटिविस्टिक स्पीड। अगर किसी पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है या उसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कार्य नहीं करेगा। तीसरा नियम जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक्शन एंड रिएक्शन, तीसरा नियम एक्शन एंड रिएक्शन का तभी लागू होगा, तीसरा नियम जो है एक्शन एंड रिएक्शन का न्यूटन्स लॉ का, वो लागू तब होगा जब कांटेक्ट फोर्सेस होंगे, राइट। तो थर्ड लॉ requires the simultaneous measurement of action and reaction forces। का मतलब यही है कि आप t इज इक्वल टू जीरो पे, यानी साइमल्टेनियसली एक्शन भी मेजर करिए और साइमल्टेनियसली रिएक्शन फोर्स भी मेजर करिए। दिस इज नॉट पॉसिबल इफ टाइम फॉर कॉन्टेक्ट फोर्सेस is less than time taken by light signal to travel from one body to other, so as in the case of atomic dimension। तो अगर एटॉमिक डायमेंशन की बात करेंगे तो वहाँ पे थर्ड लॉ वैलिड नहीं होगा, थर्ड लॉ वैलिड नहीं होगा। तो थर्ड लॉ वैलिड कब होता है? जनरली बिगर ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा, और बिगर ऑब्जेक्ट में कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? जहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्सेस लग रहे होंगे, वहीं पे थर्ड लॉ वैलिड होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में और उसके लिमिटेशन के बारे में।